हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन। स्वागत है आपका साइंस या मैथ पर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक आज कवर करेंगे, वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं वो देख लीजिए। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बस हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड इक्वेशन से, और वर्ड इक्वेशन को हम लोग फार्मूला में चेंज करते हैं, जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ना है, स्केलेटल और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। और जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड होता है, इसको हम बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। अब आ गया है फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज जो होते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस में होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में जैसे कलर है, साइज है, शेप है और स्टेट, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, फिजिकल चेंज में आते हैं। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम जब हवा की उपस्थिति में हवा में जलता है तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, नया सब्सटेंस है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। किसका फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उससे क्या बनते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो चेंज होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। और वो क्या हो गया, लोहे में जंग लग गया। फिर दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध अलग चीज है और उससे एक नया पदार्थ बनना, जिसे क्या कहते हैं, कर्ड। तो जो कर्ड बन रहा है वो क्या है, एक नया पदार्थ है। फिर आप बात आती है रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उसके बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या है, नया सब्सटेंस है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, केमिकल एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए एनसीईआरटी बुक्स में कुछ और भी चीजें दी हुई हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन, उसमें क्या होता है, इससे स्टार्ट होती है एनसीईआरटी बुक। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर सीजन में क्या होता है, अगर रूम टेम्परेचर पर दूध को छोड़ दे तो वो दूध धीरे धीरे दही में चेंज हो जाता है, यानी कर्ड में चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक आयरन का तवा है या पैन है या कढ़ाई है या कील है, उसे हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेयर में नमी होगी, नमी का मतलब वाटर वेपर होगा और O2 होगा, यानी ऑक्सीजन होगा। तो उससे क्या होगा, उससे रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। तभी हमने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। और ग्रेप्स का जब फर्मेंटेशन होता है तो उसके बाद बनता है एल्कोहल बनता है। एल्कोहल क्या है, न्यू सब्सटेंस है, इसलिए क्या है, केमिकल रिएक्शन। और फूड है, फूड को जब हम कुक करते हैं, पका देते हैं, तो जो लार्ज चेन्स होती हैं, लार्ज चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, लार्ज चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो टूटता है। और जब टूटता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें वहां भी एक नया सब्सटेंस बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, नया मैटर बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो फूड होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है।
पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, और जो फैट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो चेंजेज है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बन रहा है। तो सिंपल सब्सटेंस क्या है? न्यू सब्सटेंस, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो ऐसे हम रेस्पिरेशन में बताया कि रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में चेंज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्या है? न्यू सब्सटेंस है। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर आती है एक्टिविटी 1.1, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन किस कलर का होता है? सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा लेंगे और इसे हम सैंड पेपर से ठीक तरीके से साफ कर देंगे, क्योंकि सैंड पेपर से अगर ठीक तरीके से हमने साफ नहीं किया तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कवरिंग हो जाती है, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो ठीक से नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। एक टोंग ले लीजिए या चिमटी ले लीजिए, उस चिमटी से आप बहुत ही सफाई से पकड़ेंगे, और इसलिए सफाई से पकड़ना होता है कि ये बहुत तेजी के साथ चलता है, और जब जलता है तो इससे बहुत ही तेजी के साथ रोशनी निकलती है, लाइट्स निकलती है, जो चकाचौंध कर देगा, आपकी आंखों पर असर करता है। तो इसलिए आप आज ग्लास भी पहन सकते हैं, और जहां तक हो सके, जितनी ज्यादा दूरी हो सके, यानी अपने हाथ को जितनी दूरी हो सके उतनी ही ज्यादा दूरी पर आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर। और जो आपके क्लासमेट्स हैं उन्हें आप भी आदेश देंगे या आप निवेदन करेंगे कि वो थोड़ी दूरी बनाए रखें। और जो ऐश है उसे हम चाइना डिश में कलेक्ट करते हैं। किसमें कलेक्ट करते हैं? चाइना डिश में कलेक्ट करते हैं। चाइना डिश का जो सरफेस होता है ना, वो एकदम स्मूथ होता है। स्मूथ होने से क्या होता है कि जो ऐश है वो उसमें रहेगा नहीं, और सारा ऐश आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, या आप आज ग्लास भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बनता क्या है? यहाँ जो ऐश है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब जो एक्टिविटी 1.1 है वो हमें ये बताता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये नया सब्सटेंस है, इसलिए एक इसका एग्जाम्पल हुआ। ये एग्जाम्पल हुआ केमिकल रिएक्शन। अब सेकंड आता है कि हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे, और उस सोल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो उसमें टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ये भी कलरलेस है। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन कलरलेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। येलो कलर का क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट क्या है? वो है लेड आयोडाइड। क्या है? लेड आयोडाइड। और जो लेड आयोडाइड होता है वो कहाँ दिखाई देगा? बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो है प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट मिलता है। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि आपने देखा कि दोनों सब्सटेंस कलरलेस थे, और दोनों को मिलाने पर एक नया कलर आ रहा है, और वो है लेड आयोडाइड, और वो येलो कलर का। कलर में चेंज हो रहा है। लेकिन कलर में चेंज हो रहा है तो यहाँ आप इसे फिजिकल चेंज नहीं कहेंगे। कलर में चेंज हो, ये फिजिकल चेंज में आता है। लेकिन यहाँ जब आप दो केमिकल मिला रहे हैं तो यहाँ ये शो कर रहा है कि दोनों केमिकल एक दूसरे से रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तभी नया कलर आ रहा है। इस तरह आप क्या कहेंगे? ये केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? जिंक के कुछ दाने लेंगे,
और उसे हम एक कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। कोनिकल फ्लास्क अगर है तो ठीक है, अगर आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं तो इसे भी आप टोंग से पकड़ेंगे, हाथ से नहीं। किससे पकड़ेंगे? टोंग से पकड़ेंगे, क्योंकि एसिड को पोर करते समय, एसिड को डालते समय आपके हाथ पर पड़ सकता है। और आप क्या करेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप डालेंगे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट कहेंगे। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसंट्रेट। अच्छा, इसे हमने क्या मिलेगा कि कुछ एयर बबल्स निकलते हुए दिखाई दे। क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ गैसें निकल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और वो क्या है? और वो है हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस हुआ, क्योंकि हमारा सब्सटेंस क्या था? जिंक था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड था, लेकिन इससे एक नया सब्सटेंस बन रहा है और वो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि वो कुछ गर्म भी हो जाता है। नेक्स्ट, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे एक सेंटेंस के फॉर्म में बार बार लिखना और उसे बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इस टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए हम उसे वर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वर्ड फॉर्म में चेंज करने से पता चल जाता है, दूर से दिखाई देता है कि क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब यहाँ से तो दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें जब एक सेंटेंस में लिखना होता है तो पूरा लंबा चौड़ा होता है। अच्छा, ये देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से जो क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या प्रोडक्ट कहाँ है? राइट हैंड साइड है। और रिएक्टेंट कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है। और रिएक्टेंट अगर एक है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो रिएक्टेंट से बीच में हम प्लस साइन लगा देते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर एक ही है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा तो उसे हम क्या बना देते हैं? उनके भी बीच में हम प्लस साइन लगा देते हैं। और एक बीच में देखिए तीर दिखाई दे रहा है, एरो। एरो ये दिखाता है कि जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है। अभी ये जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है, आगे की ओर हो रहा है ना। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। उसको और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। जो केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं, जो केमिकल सिंबल का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे और सिंप्लीफिकेशन होता है और कन्वीनियंस होता है। तो सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं? हम उसे सिंबल में चेंज कर लेते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? केमिकल इक्वेशन। और जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में? सिंबल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंबल्स के फॉर्म में। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये दो टाइप, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं और उनका जो नंबर होता है
और उनका नंबर जो राइट हैंड साइड में जितना है उतना ही अगर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में है तो एक मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में भी है। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में मैग्नीशियम है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में देखिए दो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देखिए दो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड में कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो एलिमेंट का नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट का नंबर है वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट के जो नंबर है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये बैलेंस्ड है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दो मैग्नीशियम है और राइट हैंड साइड में भी कितने मैग्नीशियम है, दो मैग्नीशियम। ऑक्सीजन राइट लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, दो, और राइट साइड में कितने हैं, दो। इसका मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट्स में भी चाहिए। इसका मतलब है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से रिएक्शन करवा के हम क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो गया, फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स के इक्वल होने ही चाहिए। अब देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे, जो सिलेबस में है वो है हिट ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड की आप ट्राई करेंगे, गलत होगा तो फिर से ट्राई करेंगे, फिर गलत होगा फिर से ट्राई करेंगे और बार बार आप कर सकते। लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए, जिस जो गलतियों के चांसेस हैं वो सबसे पहले क्या करिए कि आप एक रिएक्शन लिख लीजिए, एक रिएक्शन लिख लीजिए और उसके बाद जो फार्मूला आपने लिखा हर फार्मूले को आप बॉक्स में डाल दीजिए, यानी बॉक्स से कवर कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हम किसी भी फार्मूले को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज हम कर देते हैं तो प्रोडक्ट या वो फार्मूला चेंज हो जाएगा और वो जो बताना चाहता है उसके अलावा कुछ और भी बताने लगेगा तो आप गलत हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब चेक करते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये बैलेंस्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनको हम काउंट करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, एक ही है। राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है। तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है। तो ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए थर्ड स्टेप क्या लेते हैं, थर्ड स्टेप ये है कि हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा हो, तो वो है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। देखिए आयरन में कितना ऑक्सीजन है, एक ही। सॉरी, आयरन में कोई ऑक्सीजन नहीं है, H2O में एक ही ऑक्सीजन है, और Fe3O4 में कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। जिसको हम बैलेंस करेंगे तो H2O में कितना ऑक्सीजन, एक,
और Fe3O4 में कितना ऑक्सीजन है 4, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2O में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा क्या होगा, आयरन प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। अब सेकेंड इशू आता है कि अभी तक हाइड्रोजन बैलेंस था। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 8 हो गया और राइट हैंड साइड में 2 ही है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम देखिए एक और एलिमेंट हाइड्रोजन लेते हैं। तो H2O में तो कितने हाइड्रोजन टोटल हो गए, 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 4 से मल्टीप्लाई सिर्फ H2 में करेंगे। ध्यान दीजिए किसमें करेंगे, सिर्फ H2 में करेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। नेक्स्ट, अब उसके बाद जो अगला एलिमेंट बच रहा है अनबैलेंस्ड है, उसको भी हम बैलेंस करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई और आता है तो हम उसको भी बैलेंस करेंगे। जैसे आयरन है तो आयरन रिएक्टेंट में या लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है और राइट हैंड साइड में कितना है 3, जिसको हम बैलेंस करेंगे। तो राइट हैंड साइड में 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो आयरन में कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। नाउ अब क्या करना है, अब हमें काउंट कर लेना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में या जो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स सेम क्या, और हमें और भी चेक करना है बारीकी से। वो ये है कि हमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में चेक करना है। देखिए आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3 है और राइट हैंड साइड में कितना है 3। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 8 है और राइट हैंड साइड में 8 है। ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड में 4 है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 15 हो गए, और राइट हैंड साइड में कितने हो गए 15 हो गए। It means number of atoms in reactants is equal to number of atoms in products, or left hand side is equal to right hand side. Therefore, it is balanced. अब क्या करते हैं हम, केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, थोड़ा और सूचनादायी बनाते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे अगर कोई मटेरियल है सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल एस, और जो फार्मूला होगा उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर लिक्विड स्टेट में है तो कैपिटल में स्मॉल एल लिखेंगे, गैसेस स्टेट में है तो ब्रैकेट में स्मॉल जी लिखेंगे, और एक्वस है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे AQ। अच्छा, अब बात आती है एक्वस का मतलब क्या। एक्वस का मतलब है कि उसे हम जो सोल्यूशन यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए उसमें H2O है, क्या है H2O है। एंड नाउ द फाइनल इज समरी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो होता है वो क्या क्या दिखाता है, वो रिएक्टेंट्स को बताएगा, प्रोडक्ट्स को बताएगा, और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनके साथ साथ उनके फिजिकल स्टेट्स भी लिखे होंगे, और ये तीनों के तीनों किसमें होंगे, सिंबल के फॉर्म में होंगे। और दूसरी बात, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट के बराबर, अगर बराबर नहीं है तो उन्हें हमें बैलेंस करना है। क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होना ही चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारी मदद करिए कि हम आपकी मदद कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हैं, जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए उसमें कोई डाउट्स हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि वी वांट मोर या इट इज सफिशिएंट, व्हाट डू यू वांट, यू कैन से अस। थैंक यू वेरी मच।